हम्म। हेलो बच्चों, मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटर अरुण तिवारी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेल साइकिल, सेल डिवीजन में पहला क्लास हम लोगों का हुआ था। उस सेल साइकिल और सेल डिवीजन में हमने आपको इंटरफेज बताया था ना। इंटरफेज हमने बताया था। इंटरफेज इज ए पार्ट ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल का इंटरफेज क्या है? पार्ट है। उस इंटरफेज में हमने आपको बताया था कि सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। उसी को हम नाम देते हैं प्रिपरेटरी फेज। क्या नाम देते हैं? प्रिपरेटरी फेज। एंड प्रिपरेटरी फेज को ही क्या नाम देते हैं? इंटरफेज। प्रिपरेटरी फेज को ही हमने क्या नाम देते हैं? इंटरफेज। तो उसी चीज को कल हम लोगों ने जो क्लास हमने कल पढ़ा था, उसी क्लास को एक बार हम रिवाइज करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है? हमें लगता है सभी बच्चे आ चुके होंगे। जो नए बच्चे होंगे, जो आज ज्वाइन किए होंगे, वो भी हमारे साथ जुड़े होंगे। हमारे पुराने बच्चे होंगे, हमारे बाकी स्टूडेंट होंगे जो पब्लिकली देख रहे होंगे। उनके लिए हो सकता है मैं नया हूं। मेरा नाम अरुण तिवारी है। मैंने BHU मेडिकल कॉलेज में मैंने पढ़ाई किया और उसके बाद मैं L1 कोचिंग में डायरेक्टर हूं बनारस में। मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूं बायोलॉजी का। हाँ, इसके बाद हमने आपको कल हमारी एक क्लास हो चुकी है सेल साइकिल सेल डिवीजन पर। आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? तो ऑब्वियसली सब लोग आ गए होंगे। क्या मैं आगे बढ़ूं, स्टार्ट करूं? सेल साइकिल में हमने क्या पढ़ाया था आपको? फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं सभी लोग। सेल साइकिल में हमने आपको बताया था कि सेल साइकिल जो होता है वह स्ट्रक्चर है। सेल साइकिल में दो चीजें होती हैं। एक तो सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है, किस लिए? सेल के डिवीजन करने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम 1 साल का नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यह प्रिपरेशन फेज है आपका, यही आपका इंटरफेज है। और जो आपका परफॉर्मेंस फेज होगा वह 3 घंटे का होगा जब नीट का एग्जाम होगा। तो नीट के एग्जाम में परफॉर्मेंस फेज होगा, उसी को हम बोलते हैं डिवीजन फेज। सेल साइकिल में उसी को डिवीजन फेज बोलते हैं। तो कहते हैं जो प्रिपरेशन करना, जो सेल डिवीजन करने के लिए जो प्रिपरेशन का समय होता है बहुत ज्यादा होता है, उसको प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं। और जो सेल डिवीजन करने के बाद सेल डिवीजन करने के लिए प्रिपरेशन वाला जो फेज होता है बहुत ज्यादा होता है। सेल डिवीजन करने के लिए बहुत कम समय लगता है। जैसे ह्यूमन बीइंग जो होता है बच्चों, उसमें एक सेल के डिवीजन में 24 आवर पूरा लग जाता है। उस 24 आवर में से 23 आवर जो होता है सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन करने के लिए। कहोगे सर प्रिपरेशन में क्या जरूरी, इतना समय क्यों लगता है? अरे भैया आप बताओ, एक सेल से 2 सेल होगा तो एक सेल में 1 न्यूक्लियस है, 2 सेल में 2 न्यूक्लियस चाहिए। इसका मतलब वह न्यूक्लियस जो है डिवाइड करेगा तभी दो न्यूक्लियस में डिवाइड कर पाएगा। तो एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस बनाएगा, एक माइटोकॉन्ड्रिया 2 माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा, एक प्लास्टिड 2 प्लास्टिड बनाएगा, एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा, तब ना डिवाइड करेगा। तो ये सारी चीजें जो हमने अभी बताई वो सब प्रिपरेटरी फेज या इंटरफेज में होता है। कहते हैं टोटल सेल साइकिल का लगभग 95% जो समय होता है वह सेल साइकिल के इंटरफेज वाले फेज में जाता है, जिसको हम प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं या उसको हम प्रिपरेशन वाला फेज बोलते हैं। हमने कल आपको बताया था बच्चों, पूरे सेल साइकिल को 2 भागों में बांट दो। पहला प्रिपरेटरी फेज, उसको हम इंटरफेज बोलते हैं, और दूसरा फेज होता है डिवीजन फेज, जिसको हम माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। जो इंटरफेज या प्रिपरेटरी फेज होता है बच्चों, वह 3 स्टेज में पूरा होता है। पहला स्टेज है G1 फेज, दूसरा है S फेज और तीसरा है G2 फेज। G1 फेज को फर्स्ट ग्रोथ फेज बोलते हैं, पोस्ट माइटोटिक फेज बोलते हैं, प्री सिंथेटिक फेज बोलते हैं। यस फेज जो होता है उसको सिंथेसिस फेज बोलते हैं, और G2 फेज जो होता है उसको सेकेंड ग्रोथ फेज बोलते हैं, पोस्ट सिंथेसिस फेज बोलते हैं, प्री माइटोटिक फेज बोलते हैं। ये 3 चीजें हमने कल आपको बताई थी, G1 फेज, यस फेज और G2 फेज। प्लीज आप लोग बातचीत न करें, बहुत आपकी मेहरबानी होगी, बड़ा कृपा आपका मेरे ऊपर होगा अगर आप ध्यान से शांति से सुनेंगे। आप लोग पर्सनल चैट करोगे तो मजा नहीं आएगा, हमारा ध्यान उधर की स्क्रीन की तरफ जाता है जहां चैट बॉक्स खुला रहता है। तो जब हम क्वेश्चन पूछे तब आप प्लीज आप आंसर जरूर करिए। जब मैं चैट आपसे करूं तो आप करें, आपस में चैट मत करो प्लीज। तब कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है ना, कि यहाँ पर खड़े होकर और दिमाग में बहुत चीजें चलती रहती है, उसको रिकॉल करके आपको बताना, उसमें कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तो बड़ा कंसंट्रेशन चाहिए बच्चों। तो हम चाहते हैं कि हम जैसे कंसंट्रेट होकर पढ़ा रहे हैं वैसे आप कंसंट्रेट करके पढ़िए।
चलो, तो मैंने आपको बताया बच्चों कि जो इंटरफेज होता है वो G1 फेज होता है, यस फेज होता है, G2 फेज होता है। चलो, अब G1 फेज की बातचीत मैंने किया तो G1 फेज में कल हमने आपको बताया था कि ये सेल साइकिल सेल डिवीजन चैप्टर 10 है, इसे ही पढ़ रहे हैं हम लोग। सेल डिवीजन में हमने कल बताया था कि जो सेल डिवीजन होता है या G1 फेज होता है, G1 फेज को पहले तो 3 नाम हमने कल बताया था। क्या नाम बताया था? 3 नाम बताया था। हाँ, ये देखो G1 फेज है, ये सब कल मैं बताया था। सिंथेसिस फेज है, G2 फेज है। G1 फेज को बोलते हैं फर्स्ट ग्रोथ फेज, पोस्ट माइटोटिक फेज, प्री सिंथेटिक फेज। सिंथेसिस के पहले वाला फेज, माइटोसिस के बाद वाला फेज, और क्योंकि पहला ग्रोथ फेज है, फर्स्ट ग्रोथ फेज है, तो ये 3 नाम इसका है बच्चों। फर्स्ट ग्रोथ फेज, पोस्ट माइटोसिस फेज, प्री सिंथेटिक फेज, G1 फेज को। हाँ, अब इसमें होता क्या है सर? कल हमने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है। याद रखना बच्चों, इंटरफेज इज रेस्टिंग फेज नहीं होता। कई लोग बोलते हैं रेस्टिंग फेज, रेस्टिंग फेज होता ही नहीं, रेस्ट करता ही नहीं। इंटरफेज मोस्ट एक्टिव फेज, मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होता है, लेकिन बाहर से तुम देखोगे ना तो सेल के अंदर कोई चेंजेस नहीं आते। जैसे डिवीजन फेज में चेंजेस आते हैं, न्यूक्लियस 2 पार्ट में बंट जाता है, साइटोप्लाज्म 2 पार्ट में बंटता है, तो बाहर से तुम देखते हो तो लगता है कि सेल के अंदर कुछ उथल फुथल चल रहा है। लेकिन जब इंटरफेज होता है, वह सेल के अंदर ही प्रोसेस चल रहा है सब, लेकिन सेल के बाहर से तुम्हें कुछ देखने कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए लोग मान के चलते हैं कि अभी कुछ हो नहीं रहा है, जबकि उसमें सबसे ज्यादा काम हो रहा होता है। उस समय सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है, किस लिए? डिवीजन करने के लिए। अरे उस समय तो सबसे ज्यादा उसमें एक्टिविटी होती है इंटरफेज में। तो इंटरफेज इज नॉट रेस्टिंग फेज, वह रेस्टिंग फेज नहीं है, वह रेस्टिंग फेज नहीं है। रेस्टिंग फेज बस इसलिए बोलते हैं, नहीं मेटाबॉलिकली एक्टिव होता। मैं बार बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, कि मैंने बोला कि इंटरफेज जो होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, लेकिन बाहर के रेफरेंस में अगर डिवीजन के रेफरेंस देखोगे तब रेस्ट में रहता है, क्योंकि उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती, इसलिए उसको रेस्टिंग कहते हैं, रेस्ट में है। जबकि अंदर मेटाबॉलिक, ऐसे आप कह सकते हो, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि इंटरफेज जो होता है उसमें वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है कि इनएक्टिव होता है, तो उसका आंसर होगा मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। क्या होता है? मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। हमने कल बच्चों बताया था कुछ ऐसे सेल होते हैं जो संन्यास ले लेते हैं, मतलब जो डिवीजन नहीं करते या नहीं करना चाहते, तो वह जो सेल होते हैं जो डिवीजन फर्दर नहीं करना चाहते, वह सेल साइकिल से बाहर आ जाते हैं। और जो सेल अपने सेल साइकिल से बाहर आते हैं तो किस फेज में आते हैं? G0 फेज में। G0 फेज क्या है? ये है G0 फेज में आ जाते हैं, G0 फेज में आ जाते हैं। इसी को हम क्या नाम देते हैं? इसको हम क्या नाम देते हैं? रेस्टिंग फेज, या इसको क्विसेंट स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? G0 फेज को क्विसेंट स्टेज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो सेल G0 फेज में आ जाते हैं बच्चों, वो फर्दर डिवाइड नहीं करते। तो G0 फेज में जो भी सेल होता है वो बाद में फिर डिवाइड नहीं करता। हाँ, अगर उसको डिवीजन करना है तो उसको फिर से G0 फेज से सेल साइकिल में इंटर करना पड़ेगा। तो जब उसको डिवीजन नहीं करना है तो उसको सेल साइकिल से बाहर जाना होगा। तो क्वेश्चन पूछता है, सेल साइकिल तो पूरा साइकिल होता है, उसमें G1 होता है, S होता है, G2 होता है, M फेज होता है। तो बताइए सेल साइकिल के कौन से स्टेज से सेल बाहर जाता है? तो आंसर है कि G1 फेज से। अगर उसको डिवीजन नहीं करना है तो G1 फेज से सेल साइकिल से अपने आप को विड्रा कर लेगा, वो किसमें चला जाएगा? G0 फेज में। ये सब हमने कल बताया था। फिर हमने एक बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं तेजी से। फिर हमने कल इंटरफेज में, ये देखिए इंटरफेज के बारे में लिखाया था, मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव स्टेज इन द सेल साइकिल इन व्हिच सेल प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर डिवीजन इट कंसिस्ट फॉलोइंग 3 फेज, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। फिर हमने स्ट्रक्चर आपको बताया था। G1 फेज सबसे बड़ा फेज होता है, ये देखो G1 फेज है, यह S फेज है जिसमें DNA की सिंथेसिस होती है, और फिर G2 फेज है। तो ये सबसे ज्यादा समय G1 फेज में बोल लगता है, सबसे ज्यादा समय यहां लगता है, उसके बाद S फेज में, और सबसे कम G2 फेज में समय लगता है। G1 फेज में लिखा है 3 नाम है। पहला फर्स्ट ग्रोथ फेज बोलते हैं, पोस्ट माइटोटिक फेज बोलते हैं, प्री सिंथेटिक फेज बोलते हैं, और कहते हैं दिस इज लॉन्गेस्ट फेज। सबसे ज्यादा समय इसी में लगता है। लॉन्गेस्ट मतलब इंटरफेज में सबसे ज्यादा समय लगता ही है, लेकिन इंटरफेज में भी सबसे ज्यादा समय किस में लगता है? G1 फेज में। दिस इज लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल।
जीवन फेज, फास्ट डिवाइडिंग सेल लाइक एम्ब्रियोनिक सेल, जीवन फेज शॉर्ट। कहते हैं एम्ब्रियोनिक सेल जो होता है या जो बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं सेल, उसमें जीवन फेज बहुत ज्यादा देर का नहीं होता, बहुत कम समय के लिए होता है। फिर अगला है ऑल द प्रिपरेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, क्योंकि इसके बाद सिंथेसिस फेज होता है बच्चों, जीवन फेज के बाद सिंथेसिस फेज है ना, तो सिंथेसिस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन जब होगा तो उसके लिए तैयारी होनी चाहिए ना, तो सारी तैयारी किस फेज में होता है? जीवन फेज में। तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो भी प्रिपरेशन होता है जीवन फेज में हो जाता है। ऑल सेल ऑर्गेनेल बिकम डबल ड्यूरिंग जीवन फेज। कहते हैं जितने सेल ऑर्गेनेल होते हैं सभी डबल हो जाते हैं जीवन फेज में, किसको छोड़कर? ये एक्सेप्ट लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक था, एक्सेप्ट जी सेंट्रियोल, सेंट्रियोल को छोड़कर जितने सेल ऑर्गेनेल होते हैं बच्चों वो सभी सेल ऑर्गेनेल यहां पर डबल हो जाते हैं। एक्सेप्ट सेंट्रियोल, सेंट्रियोल को छोड़कर जितने सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं? डबल हो जाते हैं जीवन फेज में। ध्यान से अगला, डिसीजन ऑफ सेल डिवीजन अकर्स इन जीवन फेज। क्वेश्चन है कि सेल डिवीजन का डिसीजन किस में होता है, तो उसका आंसर है जीवन फेज। सेल व्हिच डू नॉट डिवाइड विथड्रॉ देमसेल्फ फ्रॉम द सेल साइकिल इन जीवन एंड इंटर इन क्विसेंट स्टेज इज कॉल्ड जी नॉट फेज। हमने कहा जो सेल आगे डिवाइड नहीं करना चाहता, संन्यास लेना चाहता है, जैसे नर्व सेल है, तो ये सब नर्व सेल डिवाइड नहीं करता तो जी नॉट फेज में पाया जाता है। तो अगर उसको जी नॉट फेज में जाना है तो कहां से निकल के जाता है? जीवन फेज से निकल के जी नॉट फेज में जाता है। अगला है जी नॉट सेल्स आर अनएबल टू री इंटर द सेल साइकिल। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो जी नॉट सेल में जाने के बाद फिर से वह सेल साइकिल में कभी इंटर नहीं कर पाते, जैसे मसल सेल और नर्व सेल। जी नॉट फेज में जाने के बाद वो फिर जीवन फेज में नहीं आ पाते। जीवन फेज में कहते हैं सम सेल्स ऑफ जी नॉट लाइक हिपेटोसाइट्स कैन री इंटर। जो लीवर के सेल्स होते हैं जी नॉट फेज में चले जाते हैं, लेकिन फिर जरूरत होती है तो फिर जीवन फेज में इंटर करके डिवीजन वाले सेल साइकिल में आ जाते हैं। नॉर्मली सेल प्रोसीड टू माइटोसिस विथ इंटरप्शन व्हेन हैज इंटर इन यस फेज। कहते हैं जब कोई सेल जीवन फेज से यस फेज में इंटर कर जाता है तब उसको कोई रोकने वाला नहीं है, तब वहां पर सेल डिवीजन होना मस्ट हो जाता है, तब सेल डिवीजन होगा ही होगा, तब उसमें आगे पीछे नहीं कर सकता। वही अगला पॉइंट है कि जब कोई सेल जीवन फेज से यस फेज में चला जाता है तो डिवीजन मस्ट है, डिवीजन वहां होता ही होता है। यस फेज में इसमें मोटा मोटी आपको बस दो चीज याद रखिएगा। पहला क्या कि डीएनए का रेप्लिकेशन यहां होता है, डीएनए जितना होता है बच्चों तो उसका डबल हो जाता है। डीएनए का अमाउंट 2C है तो 4C हो जाएगा, 4C है तो 8C हो जाएगा। जितना डीएनए का कंसंट्रेशन है उसका जस्ट डबल हो जाता है। पहला पॉइंट डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए डबल होता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्रोमोसोम की संख्या डबल नहीं होती। मतलब अगर कोई सेल है, जैसे या ध्यान से समझो सभी, मान लो सेल है, इसमें हमने कहा यहां क्रोमोसोम कितने हैं? 4 और डीएनए कितने हैं? 4। इस सेल में 4 क्रोमोसोम है, 4 डीएनए है बच्चों, और इसमें इंटरफेज हुआ। ये क्या है? इंटरफेज है। इंटरफेज के बाद यह हुआ, इसमें कहते हैं 4 क्रोमोसोम हो जाएगा और 8 डीएनए हो जाएगा। क्या क्या होगा? 4 क्रोमोसोम होगा और क्या होगा? 8 डीएनए। तो इंटरफेज में क्रोमोसोम की संख्या उतनी ही रहती है, क्रोमोसोम संख्या उतनी होगी, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा। यहां देखो एक ग्राफ से भी मैं बताया, G1 फेज होता है, यस होता है, G2 होता है, यम फेज होता है। G1 को ग्रोथ बोलते हैं, यस को डीएनए सिंथेसिस, G2 में ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, और यम फेज को माइटोसिस या सेल डिवीजन बोलते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि क्रोमोसोम की संख्या बच्चों डबल नहीं होती। किसका संख्या डबल हो जाता है? डीएनए का अमाउंट वहां पर डबल हो जाता है। ये बात सच है, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर यहां पर डबल नहीं होता। चलो, ये सब चीजें मैं कल बताया था जरूर। G2 फेज को इसका 3 नाम है। पहला सेकेंड ग्रोथ फेज, दूसरा पोस्ट सिंथेटिक फेज और तीसरा प्री माइटोटिक फेज। 3 नाम है इसका भी है, सेकेंड ग्रोथ फेज, पोस्ट सिंथेटिक फेज, प्री माइटोटिक फेज। 3 नाम इसका भी है G2 फेज का। इसमें एक काम होता है कि जो
ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है स्पिंडल फाइबर का, ट्यूबुलिन प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है वो G2 फेज में होता है। अब भैया जब कोई भी प्रोटीन बनेगा, चाहे एक प्रोटीन हो चाहे 100 प्रोटीन बने, लेकिन वहां पर मैसेंजर आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन तो होगा ही होगा, तो यहां आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है और यहां पे एटीपी का एक्युमुलेशन भी होता है। क्यों? क्योंकि अब लड़ाई होने वाली है, मतलब लड़ाई मतलब चाइना से लड़ाई नहीं होने वाली है। G1 फेज, S फेज, G2 फेज के बाद अब कौन डिवीजन फेज आ गया ना, तो डिवीजन फेज के लिए ढेर सारा मुझे एटीपी चाहिए। वो सारा एटीपी की सिंथेसिस और स्टोरेज किस में होता है? G2 फेज में होता है। बेटा सुभाजित पॉल बोल रहे हैं कि डीएनए सर, एक्स्ट्रा डीएनए कहां जाता है? कहीं नहीं जाता, वो क्रोमेटिन फाइबर के अंदर ही रहता है। जब सेल डिवाइड करता है तो आधा आधा बट जाता है। अभी आगे आएगा बच्चा तो समझ में आ जाएगा। अब अगला है बच्चों, आज इसी के आगे कंटिन्यू करता था, यम फेज या डिवीजन फेज। इसको माइटोटिक फेज भी बोलते हैं या इसको हम बोलते हैं डिवीजन फेज भी बोलते हैं। क्या होता है इसमें? ध्यान से सभी लोग ध्यान से सुनो, आराम आराम से मैं पढ़ाऊंगा। डिवीजन फेज जो होता है बच्चों, इसमें हालांकि इंटरफेज के बाद डिवीजन की बारी आती है। उसमें इंटरफेज में वह पूरा प्रिपरेशन कर लिया, पूरी तैयारी कर लिया और तैयारी के बाद वो डिवीजन की तरफ बढ़ेगा। डिवीजन जो होता है बच्चों, 2 स्टेप्स में होते हैं। पहला स्टेप से होता है कि उसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, कैरियोकाइनेसिस। इसमें किसका डिवीजन होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है पहला। और दूसरा है साइटोकाइनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। कैरियो माने KARY, कहीं भी आए ना समझ जाओ न्यूक्लियस की बातचीत होगी। कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। लिखा है इट, लिखते चलिएगा आप लोग, नोट्स बनाते चलो। इट करेस्पॉन्ड टू द सेपरेशन ऑफ द डॉटर क्रोमोसोम इनटू डॉटर न्यूक्लियाई। मतलब जैसे मैं आपको समझाऊं ऐसे समझो, इसको इस पर मत जाओ। जैसे मान लो यह है, इधर देखो बच्चों, ये सेल है, इसमें 4 DNA है और 4 क्रोमोसोम है, ठीक। इसमें इंटरफेज होगा, इंटरफेज या प्रिपरेशन होगा तो इसमें DNA डबल हो जाएगा। DNA कितने हो गए? 8 DNA हो गए। और कितने क्रोमोसोम होंगे? 4 ही क्रोमोसोम होगा। फिर उसके बाद डिवीजन होगा। डिवीजन होगा तो 2 न्यूक्लियस बनेंगे। इसमें 4 DNA होगा, 4 DNA, इसमें भी 4 DNA होगा। और क्रोमोसोम की संख्या यहाँ 4 हो जाएगी, यहाँ 4 हो जाएगी। तो कहोगे सर ये न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है, न्यूक्लियस डिवाइड कर गया तो जितना 8 DNA बना था तो ये 8 DNA 4 DNA में डिवाइड कर जाता है। यही कैरियोकाइनेसिस होता है। ये कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म हम स्टेप वाइज अभी पढ़ेंगे। कैरियोकाइनेसिस, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस जो होता है उसमें 4 फेज होते हैं। कौन कौन? प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है और टीलोफेज होता है। तो कैरियोकाइनेसिस के बाद होता है साइटोकाइनेसिस। इसमें क्या होता है? जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। 2 डॉटर न्यूक्लियाई इनटू 2 डॉटर सेल। दोनों न्यूक्लियस जो बने होते हैं वो दो सेल में अंदर चले जाते हैं। जैसे मान लो ये सेल है, इसमें न्यूक्लियस था एक, इसमें डिवीजन हुआ, अब ये सेल में 2 न्यूक्लियस हो गया, ये 2 न्यूक्लियस हो गया। अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो साइटोप्लाज्म में जब डिवीजन होगा, एक न्यूक्लियस यहां चला गया, एक न्यूक्लियस यहां आ गया। इसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। और साइटोकाइनेसिस जो होता है बच्चों 2 तरह का होता है। कौन कौन? एक होता है सेंट्रीपीटल। क्या होता है? सेंट्रीपीटल। और दूसरा होता है, सेकंड होता है सेंट्रीफ्यूगल। फ्यूगल, एक होता है सेंट्रीपीटल और दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपीटल में क्या होता है? साइटोकाइनेसिस स्टार्ट फ्रॉम पेरीफेरी प्रोसीड टुवर्ड सेंटर। साइटोकाइनेसिस कहां से स्टार्ट होता है? पेरीफेरी से। किधर की तरफ बढ़ता है? सेंटर की तरफ बढ़ता है। तो पेरीफेरी से स्टार्ट होकर सेंटर की तरफ जाता है, उसको सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। और सेंट्रीफ्यूगल में क्या होता है? साइटोकाइनेसिस स्टार्ट फ्रॉम सेंटर टू प्रोसीड टुवर्ड्स पेरीफेरी। अगर से ऐसे देखो, ऐसे समझो, अगर मान लो
भोला यादव करें सर मैं आईआईटी का स्टूडेंट हूँ, आपका लेक्चर देख रहा हूँ। कोई बात नहीं, नॉलेज कभी बुरा नहीं होता। और कोई, ये तो साइंस है, जानना ही चाहिए। आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है तो कोई भी पढ़ सकता है, जरूरी नहीं कि साइंस बायोलॉजी का ही स्टूडेंट पढ़े। जानने का अधिकार तो सबका है, कोई भी पढ़ सकता है। देखो बच्चों, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। सेंट्रीपीटल, इसमें क्या होता है, जैसे ये सेल हुआ, देखो इधर ध्यान दो, और इसमें किनारे से डिवीजन स्टार्ट होगा। देखो मेरा फिंगर देखना, ऐसे अंदर की तरफ हुआ, ये देखो अंदर की तरफ हो रहा है, अंदर की तरफ ये दो ऐसे हो गए, ऐसे अंदर, बाहर से बीचों बीच, ऐसे बीच में ऐसे घुसेगा और फिर अलग होगा। तो किनारे से अगर अंदर की तरफ होता है तो सेंट्रीपीटल साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, या ऐसे होकर अंदर से, सेंटर से ऐसे निकले और सेंटर से ऐसे हो, ऐसे बढ़ के दोनों को अलग अलग कर दे, सेंटर से पेरीफेरी की तरफ बढ़े तो उसको सेंट्रीफ्यूगल बोलेंगे, और पेरीफेरी से सेंटर की तरफ बढ़े उसको सेंट्रीपीटल बोलते हैं। तो साइटोकाइनेसिस दो तरह का होता है। जो सेंट्रीपीटल होता है, सेंट्रीपीटल जो होता है बच्चों, वह सेंट्रीपीटल एनिमल में साइटोकाइनेसिस होता है। सेंट्रीपीटल वाला साइटोकाइनेसिस किसमें होता है, एनिमल में, और सेंट्रीफ्यूगल साइटोकाइनेसिस किसमें होता है, प्लांट में। माइटोसिस क्या है, माइटोसिस या मियोसिस, ये दो हैं। माइटोसिस या मियोसिस, दो तरह के सेल डिवीजन पढ़ने हैं बच्चों। हालांकि इंटरफेज तो सब में कॉमन होता है, चाहे मियोसिस हो चाहे माइटोसिस, जो आप पढ़े हो इंटरफेज, वो दोनों में कॉमन होता है। माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस की डिस्कवरी जो है बच्चों, माइटोसिस की डिस्कवरी जो है ये स्टार्सबर्जन एंड फ्लेमिंग ने किया था। दोनों में बेसिक अंतर मैं आपको बता देता हूं, बेसिक अंतर बता देता हूं। माइटोसिस में एक मदर सेल से दो डॉटर सेल बनती हैं। कई हमारे ब्रदर चिंतित हो जाएंगे कि सर आप हमेशा डॉटर और सिस्टर की बात करते हैं, डॉटर सेल सिस्टर सेल मतलब फीमेल की बात करते हैं, क्या मदर सेल ही क्यों, फादर सेल नहीं हो सकता, और ये डॉटर सेल क्यों, ये सन सेल नहीं हो सकता। तो बेटा बच्चों, हमारे फ्यूचर के डॉक्टर, इस बात को आप समझिए कि यहां पर एक बहुत बड़ी कहानी है इसके पीछे कि हमेशा फीमेल को ही क्यों लिया जाता है, क्योंकि जब प्रोडक्ट बनता है उसमें फीमेल का रोल सबसे ज्यादा होता है। इसलिए फीमेल, इसमें बहुत एक घंटे का भाषण है कि हमेशा मदर सेल या डॉटर सेल या सिस्टर सेल की ही बात क्यों करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये है कि ये देखो यहां पर दो सेल हुए, ये डॉटर सेल हुए, ये माइटर, और इसमें जितने क्रोमोसोम की संख्या होगी उतने क्रोमोसोम की संख्या यहां भी होगी, इतने क्रोमोसोम की संख्या यहां भी होगी। तो मतलब प्लॉइडी जो होती है वो सेम होती है और दो डॉटर सेल बनती हैं। मियोसिस में डॉटर सेल जो होती हैं वो दो नहीं बल्कि चार बनते हैं। तो मियोसिस के कितने प्रोडक्ट होते हैं, मियोसिस के कितने प्रोडक्ट होते हैं, चार। ये बेसिक अंतर तो यही है, मियोसिस के कितने प्रोडक्ट होते हैं, चार। मियोसिस के 4 प्रोडक्ट होते हैं और माइटोसिस के 2 प्रोडक्ट होते हैं। और अगर यहाँ 4 क्रोमोसोम हैं तो इसमें 2 क्रोमोसोम, इसमें 2 क्रोमोसोम, इसमें 2 क्रोमोसोम, इसमें 2 क्रोमोसोम, मतलब जो डॉटर सेल्स होती हैं उसमें क्रोमोसोम संख्या आधी हो जाती है, हाफ हो जाती है। इसलिए मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। और माइटोसिस में क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर दोनों में सेम रहता है इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन, इक्वल होता है इसलिए। समझ में आया कि नहीं। माइटोसिस ओवरऑल में बताया, फिर अभी डिटेल पढ़ेंगे माइटोसिस और मियोसिस, पूरा डिटेल पढ़ेंगे, मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ओवरऑल समझ में आया कि नहीं, माइटोसिस मियोसिस ओवरऑल। गॉट इट सर, वेरी गुड ब्यूटी। शैलजा मिश्रा डिलीट कर दे रही हो तुम। विशाल जी, आपको क्लास नहीं करना है तो आपको तुरंत ब्लॉक किया जा सकता है। एडमिन हमारे सामने बैठे हुए रहते हैं, अगर इधर 3-5 किए तो तुरंत ब्लॉक कर दिए जाओगे ना। अब आपको ब्लॉक ही करना पड़ेगा शायद, कुछ हर क्लास में 1-2 ऐसे आ ही जाते हैं। तो ऐसा ना करना पड़े हमें, कि हमें एक्शन ना लेना पड़े, इसलिए इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मुझे एक्शन लेना पड़ जाएगा क्योंकि 2 मिनट के अंदर आप पता चलेगा आपकी कुंडली आप कहाँ पर है ना। इंटरनेट के ज़माने में बहुत चीज़ें अब आप छुप नहीं सकते। तो इस तरह का कोई एक्टिविटी ना करें जिस पर हमें इस चीज़ को करने के लिए बाध्य होना पड़े ना। तो ये स्टूडेंट पोर्टल है, आराम से आप ज्ञान लेने आए हैं तो ज्ञान लीजिए, पढ़िए आराम से।
भोला यादव बोल रहे हैं सर मियोसिस में 4 क्यों हो जाता है? बेटा मैं अभी पूरा मियोसिस तो बहुत लंबा सा है, उसको मैं पढ़ाऊंगा तो आपको एकदम मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अभी आने तो दो। चलो माइटोसिस की बात करते हैं। तो माइटोसिस की डिस्कवरी देखो, ये सुंदर सुंदर 2 लोग हैं क्यूट से, क्या नाम है? स्टार्सबर्जर एंड फ्लेमिंग। स्टार्सबर्जर और फ्लेमिंग जो थे, वो स्टार्सबर्जर फ्लेमिंग साहब जो थे वही सेल डिवीजन में माइटोसिस को खोजे थे। तो माइटोसिस इज डिस्कवर्ड बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट वाल्डर फ्लेमिंग एनिमल सेल्स एंड गिवन टर्म माइटोसिस। जो फ्लेमिंग साहब थे वो एनिमल सेल में खोजे थे और उसको उन्होंने टर्म माइटोसिस दिया था। और जो प्लांट में माइटोसिस कौन खोजा था? स्टार्सबर्जर ने। ठीक है, किसने खोजा था? स्टार्सबर्जर ने। तो स्टार्सबर्जर साहब जो थे वो प्लांट में माइटोसिस को खोजे थे और एनिमल के अंदर माइटोसिस को किसने खोजा था? फ्लेमिंग साहब ने। फ्लेमिंग जो थे वह कहां खोजे थे? एनिमल के अंदर। और जो प्लांट के अंदर माइटोसिस को किसने खोजा था? स्टार्सबर्जर ने। तो प्लांट के अंदर किसने खोजा था? स्टार्सबर्जर। और एनिमल में किसने खोजा था? फ्लेमिंग साहब ने खोजा था। क्या? माइटोसिस। अगला, माइटोसिस जो होता है क्रोमोसोम रेप्लिकेट एंड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 डॉटर सेल्स। लिख लीजिए इसको, आप सभी लोग नोट करें इसको, सभी लोग नोट करें। माइटोसिस क्या है? क्रोमोसोम रेप्लिकेट एंड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 2 डॉटर सेल। इसको और क्या बोलते हैं? इसको इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि इसमें प्लॉइडी जो होती है, प्लॉइडी का मतलब जितना क्रोमोसोम मदर सेल में होता है उतना ही जितना क्रोमोसोम मदर सेल में होता है उतना ही क्रोमोसोम जो होता है वह प्लांट में डॉटर सेल में होगा। तो मैंने कहा कि जैसे मान लो एक सेल है बच्चों, इस सेल के अंदर 2 क्रोमोसोम है, मान लो सपोज दैट। तो 2 क्रोमोसोम है, तो आगे जो 2 सेल इसके डॉटर सेल बनेंगी, जो 2 पुत्री सेल बनेंगी, उसमें भी जो पुत्री सेल बनेंगी उसमें भी क्रोमोसोम संख्या 2 होगी, यहां भी क्रोमोसोम संख्या 2 होगी। तो यहां 2 क्रोमोसोम है तो यहां भी 2 क्रोमोसोम होगा, यहां भी 2 क्रोमोसोम होगा। इसीलिए इसको क्या नाम देते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। अमीषा कुमारी आप डिस्टर्ब मत रहें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको ब्लॉक कर दिया गया है, वो गए दुनिया से ना, मतलब वो ये इस पोर्टल पर अब नहीं देंगे, विनोद के पास गए हो तो आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग डिस्टर्ब मत होइए। मैं आप लोग के लिए बोलता हूं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी करिए। मैं तो बच्चों के लिए बोलता हूं कि उनका ध्यान जाता है, इसलिए बोलता हूं कि इस तरह की एक्टिविटी न करें। धीरे ही बता रहा हूं दिव्यांशु सिंह, अब कितना धीरे बोलूं? एक ही बात को 4 बार रिपीट कर रहा हूं बेटा। तो मैं, और सामने लिखा भी है, आप नोट करते चलिए तभी मैं आगे बढ़ा। हाँ ये है, नोट करने के बाद या स्क्रीनशॉट ले लो ना, लिखो मत, स्क्रीनशॉट लेते चलो, और या मैं आप डन लिखिएगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो माइटोसिस में 3 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या कि क्रोमोसोम जो होता है वो रेप्लिकेट करता है, डीएनए रेप्लिकेट बेसिकली करता है, वो क्रोमोसोम के साथ साथ 2 डॉटर सेल के अंदर इंटर कर जाता है, 2 डॉटर सेल के अंदर इंटर कर जाता है। दूसरा है इक्वेशनल डिवीजन, मतलब इक्वल नंबर में डिवीजन होता है, इक्वेशनल डिवीजन। तीसरा है माइटोसिस जनरली अकर्स इन सोमेटिक सेल। माइटोसिस कहां होता है? सोमेटिक सेल में होता है जनरली, और यह इसका फंक्शन क्या होता है? यह सोमेटिक सेल में डिवीजन करता है, और सोमेटिक सेल में डिवीजन करने के बाद यह ग्रोथ और रीजनरेशन में हेल्प करता है। क्या करता है? ग्रोथ और रीजनरेशन में हेल्प करता है। तो यह माइटोसिस कहाँ होता है? तो आप बोलेंगे सर माइटोसिस अकर्स इन सोमेटिक सेल। हालांकि मैं नहीं कह रहा जर्मिनल सेल में नहीं होता, जर्मिनल सेल में भी होता है, लेकिन ज्यादातर केस में सोमेटिक सेल का मतलब होता है हमारी जो बॉडी को 2 पार्ट में बांटा गया है ना, एक तो जो गैमीट बनाता है और दूसरा बाकी। तो गैमीट जो नहीं बनाते, जैसे स्किन है, तो स्किन का जो सेल है उसमें इसको सोमेटिक सेल बोलेंगे। तो स्किन के जो सेल में डिवीजन होगा वो माइटोसिस होगा। तो माइटोसिस ये क्या करता है? ये ग्रोथ और रीजनरेशन में हेल्प करता है। क्या करता है? ग्रोथ एंड रीजनरेशन में हेल्प करता है। और प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस इन 2 डॉटर सेल, जो प्रोडक्ट होता है माइटोसिस का वो 2 डॉटर सेल में। समझ में आया? 3 पॉइंट लिखिए, लिख लिए तो डन लिखिए, आप लिख लिए हो तो डन लिखिए। मैं आगे बढ़ूं अगले स्लाइड पर।
अगर आपको वीडियो लाइक, अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो तुरंत सभी लोग लाइक कर दीजिए, बड़ी कृपा होगी आप लोगों की। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया करिए, और जो आपका लाइक और कमेंट होता है ना, हमारे लिए टॉनिक का काम करता है, हमें और इन्फो मिलता है और हम और अच्छा करते हैं। तो आप जरूर किया करिए, ठीक है। कमेंट जरूर किया करिए आपको क्लास कैसा अच्छा लगा, ठीक है। और क्वेश्चन भी अगर आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें भी बता दूंगा। मैं व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के पास होगा ही, व्हाट्सअप नंबर से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, माइटोसिस के स्टेज कौन कौन से हैं? हालांकि यहां पर माइटोसिस के स्टेज करते हैं। माइटोसिस का कौन कौन स्टेज है यहां लिखा है। पहला तो बच्चों क्या होता है? इंटरफेज। इंटरफेज तो सब में होता है, चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो। तो चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस, इंटरफेज तो सब में होता है। प्रिपरेटरी फेज तो सब में होता है। इंटरफेज के बाद पहला फेज आता है प्रोफेज। अभी हम एक एक करके बताएंगे। पहला फेज क्या आता है? प्रोफेज आता है, प्रोफेज। देन आफ्टर मेटाफेज आता है, उसके बाद आता है यहां देखो एनाफेज, उसके बाद आता है टीलोफेज, और उसके बाद बहुत सही से एकदम बनाए इसको आप इसी सीक्वेंस में लिख सकते हैं। पहला इंटरफेज होता है सेल में, फिर प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, टीलोफेज होता है, और फिर लास्ट में साइटोप्लाज्म का डिवीजन या साइटोकाइनेसिस होता है। यही स्टेज है, इसको भी आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। लेकिन स्क्रीनशॉट लेकर केवल मोबाइल में मत रखना इसको। आप जब आप पेन से लिखते हो ना तो कनेक्शन बनता है आपका, तो चीजें और ज्यादा लर्न होती हैं। शॉर्टेस्ट फेज जो होता है मेटा फेज होता है। कोई पूछा है सबसे छोटा फेज कौन सा होता है? शॉर्टेस्ट फेज जो बेटा होता है वो शॉर्टेस्ट फेज जो होता है वो मेटा फेज होता है। चलो, कैरियोकाइनेसिस जो होता है माइटोसिस में, कैरियोकाइनेसिस इन माइटोसिस कंप्लीटेड इन 4। अब देखो मेन खेला अब शुरू होगा। प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज और टीलोफेज। कैरियोकाइनेसिस के 4 फेज होते हैं बच्चों। कौन कौन? प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज एंड टीलोफेज। और इसी सीक्वेंस में आपको याद होना चाहिए, इसी सीक्वेंस में आपको याद भी होना चाहिए। प्रोफेज जो होता है, देन आफ्टर एनाफेज, सॉरी गलत है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो पहला है बच्चा होता है प्रोफेज, सेकंड होता है मेटाफेज, अगला होता है एनाफेज, और लास्ट होता है टीलोफेज। ये सीक्वेंस होता है, ये गलत है। ये एनाफेज यहां होगा और मेटाफेज यहां होगा। गलती से टाइप जो करते हैं उनका मिस्टेक है। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ये है इसी सीक्वेंस होता है कैरियोकाइनेसिस का। तो प्रोफेज जो होता है बच्चों ये सबसे लंबा फेज होता है, और सबसे छोटा फेज मेटाफेज होता है। तो लॉन्गेस्ट फेज जो होता है, सबसे ज्यादा समय जो लगता है किसमें लगता है? प्रोफेज में। प्रोफेज में होता क्या क्या है ध्यान से सुनिएगा। देखो मैं एक स्ट्रक्चर यहां बना रहा हूं, ये स्ट्रक्चर है और ये उसका न्यूक्लियस है और ये उसका सेंट्रियोल है। इसके अंदर क्रोमेटिन फाइबर है। ये नॉर्मल सेल है जो कि इंटरफेज के बाद बना है, इंटरफेज के बाद बना है। कहते हैं प्रोफेज को दिस इज ए फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का पहला स्टेज है। दिस इज ए फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। यह कैरियोकाइनेसिस का पहला स्टेज है, फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का पहला स्टेज है। अगला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट डिसअपीयरिंग। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और जो उसका न्यूक्लियोलस होता है, ये देखो इधर ध्यान दो, ध्यान से समझो। ये पहला स्टेज कैरियोकाइनेसिस का है। सबसे लंबा समय, सबसे ज्यादा समय प्रोफेज में लगता है। प्रोफेज में क्या क्या होता है देखो। कहते हैं कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो ग्रेजुअली डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो इसका न्यूक्लियस के चारों तरफ जो आवरण होता है कैरियोथिका या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, वो धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाता है, डिसअपीयर होना शुरू हो जाता है। न्यूक्लियोलस जो होता है वो भी डिसअपीयर हो जाता है, न्यूक्लियोलस भी डिसअपीयर होना शुरू
हो जाता है। जो सेंट्रियोल का ये पेयर है, देखो ये दो सेंट्रियोल पेयर हैं, एक सेंट्रियोल यहीं रहता है, दूसरा सेंट्रियोल यहां आ जाता है। तो सेंट्रियोल पेयर सेपरेट मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। सेंट्रियोल पेयर सेपरेट मूव मोस्ट नहीं है, ये सब टाइपिंग मिस्टेक है। मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। सेंट्रियोल पेयर सेपरेट, सेंट्रियोल का जो पेयर होता है, दो पेयर होते हैं, तो दोनों पेयर में से एक पेयर यहीं रहता है, दूसरा पेयर इस अपोजिट पोल पर आ जाता है, मतलब ऐसे आ जाता है। तो एक सेंट्रियोल यहां हुआ, एक सेंट्रियोल यहां हुआ, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हुआ, ये एक क्रोमेटिन फाइबर हुआ। फिरदौस खान अभी नहीं आएगा, घबराओ मत, आगे सेंट्रोमियर अभी नहीं आएगा। अभी मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ बच्चों, बहुत फास्ट नहीं। कल कहीं एक बच्चा को कोई बोला भी था सर थोड़ा तो इसलिए मैं धीरे धीरे। प्रोफेज क्या है बोलिएगा? दिस इज ए लॉन्गेस्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस सबसे लंबा फेज होता है जिसको प्रोफेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है बोलिएगा सर? जो सेंट्रोमी जो जो उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो ग्रेजुअली डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब धीरे धीरे गायब होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, न्यूक्लियोलस भी गायब हो जाता है। सेंट्रियोल दो पेयर होते हैं, एक पेयर एक पोल पर रहता है, दूसरा पेयर दूसरे घूमकर वहां से दूसरे पोल पर आ जाता है, नीचे आ जाता है। इतने क्लियर हुआ? क्रोमेटिन फाइबर जो ये धागे की तरह स्ट्रक्चर है, इसमें कॉइलिंग होती है, कंडेंसेशन होता है, मतलब वो शॉर्ट होता है, कंडेंसेशन होता है तो क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है। तो कंडेंसेशन अकर्स इन क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर के अंदर कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन क्रोमेटिन फाइबर में होता है तो किसमें कन्वर्ट होता है? क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है? क्रोमेटिन फाइबर में कंडेंसेशन होता है, लिखा है कंडेंसेशन इन अकर इन क्रोमेटिन फाइबर कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, यहां पर एक टर्म हमने यहां लेकर आए हूं, स्पाइरिम स्टेज। आपको किताबों में कहीं नहीं मिलेगा, आप ढूंढते रह जाओगे, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। स्पाइरिम स्टेज क्या है? स्पाइरिम स्टेज कहते हैं कि दिस स्पाइरिम स्टेज, ध्यान से सुनो सभी लोग, स्पाइरिम स्टेज क्या है? लिख लो सभी लोग लिख लो। स्पाइरिम स्टेज क्या है? तो आप बोलेंगे स्पाइरिम स्टेज होता है सर, ये अर्ली प्रोफेज में होता है, प्रोफेज के एकदम शुरुआत में होता है। ये अर्ली प्रोफेज में होता है, एकदम शुरुआत में, प्रोफेज के एकदम इनिशियल स्टेज में होता है। और यह जो प्रोफेज होता है, इसमें जो क्रोमेटिन फाइबर होता है उसका दोनों इंड जो होता है, जो दोनों उसका सिरा होता है, जो उसका दोनों सिरा होता है, दोनों कोना होता है, और दोनों कोना वहां दिखाई नहीं देता, विजिबल नहीं होते। तो फिर से मैं बता रहा हूं स्पाइरिम स्टेज क्या है, बोलिएगा या लिखिएगा। मैं बोल रहा हूं स्पाइरिम स्टेज इज स्टेज अकर्स इन अर्ली प्रोफेज। स्पाइरिम स्टेज इज स्टेज अकर्स इन अर्ली प्रोफेज। Stage occurs in early prophase. Stage occurs in early prophase in which both end of chromatin fiber is not visible. बोथ एंड ऑफ क्रोमेटिन फाइबर इज नॉट विजिबल, जिसमें क्रोमेटिन फाइबर के दोनों सिरा, दोनों एंड जो होते हैं वो विजिबल नहीं होते, उसी को हम स्पाइरिम स्टेज बोलते हैं। तो पूछता है स्पाइरिम स्टेज कहां होता है? उसका आंसर है स्पाइरिम स्टेज अकर्स इन अर्ली प्रोफेज। प्रोफेज में भी दो होता है, लेट प्रोफेज होगा तब तो वहां क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। क्रोमेटिन फाइबर में ही तो कंडेंसेशन होता है तो क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है। जब लेट प्रोफेज में जाओगे तो वहां तक क्रोमोसोम बन चुका होता है। अर्ली प्रोफेज में एकदम शुरुआत में स्पाइरिम स्टेज होता है। ऐसे ऊन होता है ना, ऊन को बिखरा के रख दो, उसका दोनों सिरा, कोई बोले भैया धागा है तो दो इंड तो होगा ही, अब कोई बोले दोनों इंड दिखाओ तो तुम्हें तुरंत नहीं दिखाई देगा। तो वही स्टेज क्या कहलाता है? स्पाइरिम स्टेज। जो ऊन को बिखरा के रख दो, उसका दोनों सिरा आपको विजिबल ना हो, उसको हम क्या नाम देते हैं? स्पाइरिम स्टेज। यहाँ स्ट्रक्चर देखो ध्यान से, इस प्रोफेज है, देखो ये सेंट्रोमियर है, सॉरी सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम है, सेंट्रियोल है, सेंट्रोसोम है, सेंट्रियोल है। एक सेंट्रियोल यहीं पर है, दूसरा देखो ये देखो मुंह कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। न्यूक्लियर इनोलोब धीरे धीरे गायब हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा है। क्रोमेटिन फाइबर किस में कन्वर्ट हो चुका है? क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो चुका है। ये देखो
स्ट्रक्चर देख लो, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, सुंदर सा स्ट्रक्चर है। हाँ बिल्कुल, सेंट्रियोल 2 पेयर होता ही है बेटा, सेंट्रियोल 2 पेयर होता ही है, एक पेयर यहां रहता है, एक पेयर नीचे चला आता है। सेंट्रियोल अकेले, सेंट्रियोल तन्हाई में नहीं रहता है, तन्हाई मतलब अकेले नहीं रहता, वो हमेशा पेयर में रहता है। ऐसे सेंट्रियोल होता ही है, हमेशा पेयर में आ रहा है, हमेशा पेयर में होता है सेंट्रियोल। मजा आ रहा है दिव्यांशु? थैंक यू, आपको मजा आना चाहिए। थैंक यू साधना। हाँ बेटा शुभाजीत पॉल, मैं तो बोल रहा हूं कि 2 सेंट्रियोल होता है, 2 पेयर सेंट्रियोल होता है, एक पेयर, ये गलत है, ये गलत है, एक पेयर यहीं पर रहेगा, दूसरा पेयर इस एंड पर आ जाएगा, जो मैं बता रहा हूं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोफेज की ही बातचीत हो रही है। एवरी क्रोमोसोम कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिन विच हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर। यहां पर देखिए, एक क्रोमेटिड, बहुत अच्छा सा फोटो मिला था, मैं ले आया आपके लिए खोज खाज के। एक क्रोमेटिड है ना, ये 2 क्रोमेटिड है, एक ये है और एक क्रोमेटिड है, और एक काइनेटोकोर है, जो ग्रीन कलर का दिख रहा है काइनेटोकोर है, और ये जो मूंछ की तरह निकला हुआ है क्या है? स्पिंडल फाइबर। ये मूंछ की तरह निकला है क्या है? स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, काइनेटोकोर पॉइंट से स्पिंडल फाइबर। यस फिर दोस्त, तन्हाई उसको मार देगी, मार देगी क्या, एग्जिस्ट ही नहीं करता। बेटा हमें एनसीईआरटी तो फॉलो करना ही है, लेकिन मुझे एक नीट के लेवल तक जाना है ना। कहीं ऐसा तो है नहीं कि कहीं पर किसी ग्रंथ में लिखा है कि आप नीट का एग्जाम तभी आप दे सकते हैं जब, या केवल एनसीईआरटी से ही नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। तो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल एनसीईआरटी बोर्ड की तैयारी हम लोग नहीं कर रहे हैं। एक क्लास बोर्ड के लिए केवल हम नहीं पढ़ा रहे हैं, इस बोर्ड में तो खत्म हो चुका होता है यार। बोर्ड के क्लास में 30 मिनट की क्लास होती है, 45 मिनट की, उसमें तो एक चैप्टर खत्म हो जाता है। यहां 45 मिनट तो माहौल बनाने में लगता है। तो हम लोग नीट के लेवल तक जा रहे हैं ना, तो थोड़ा लेवल ऊपर रहेगा हमेशा। आपको बहुत सी चीजें एनसीईआरटी में एकदम नहीं मिलेंगी, लेकिन जरूरत है उसकी। जी साधना, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल में डिफरेंस होता है। 2 पेयर जब सेंट्रियोल होता है ना, जिसे मैं आपको बता ही देता हूं, ये सब सेल बायोलॉजी में आता है। जैसे इधर ध्यान दो, सभी लोग का भला हो जाएगा। एक सेंट्रियोल ए हुआ, पेयर में होता है हमेशा। एक सेंट्रियोल, 2 सेंट्रियोल हमेशा पेयर में होते हैं, दोनों राइट एंगल पर होते हैं। और एक सेंट्रियोल ए होता है, और यह सेंट्रियोल जो होता है, दोनों सेंट्रियोल को मिलाकर इसके सामने चारों तरफ एक ऐसे स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है? वो ऐसे ही होता है। अब 2 पेयर हो जाते हैं ना, तब इसको सेंट्रोसोम बोलते हैं। तो 2 पेयर ऑफ सेंट्रियोल को सेंट्रोसोम बोलते हैं। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। इतनी बात समझ में आई? सुधीर कुमार कह रहे हैं एस्टर क्या होता है? बिल्कुल होता है, मैं अभी बताता हूं। फिर से सुनिए क्या क्या होता है। प्रोफेज में पहला काम होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ग्रेजुअली डिसअपीयर, सेंट्रियोल पेयर सेपरेट मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। सेंट्रियोल एक जगह एक तरफ होता है, दूसरा दूसरी तरफ चला जाता है। फिर कहते हैं कि जो सेंट्रियोल होता है वहां पर इस तरह का रेज लाइक स्ट्रक्चर निकला होता है ऐसे, जहां से स्पिंडल फाइबर का बनाने में हेल्प करता है। इसको एस्ट्रल रेज बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल से जो रेज की तरह स्ट्रक्चर, किरण की तरह स्ट्रक्चर निकला होता है, उसको एस्ट्रल रेज बोलते हैं, जो कि स्पिंडल फाइबर के बनाने में हेल्प करता है। स्पिंडल फाइबर को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो कहते हैं कि जो स्पिंडल फाइबर बनता है
मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, देखो स्ट्रक्चर समझो जैसे ये है, ठीक है। अगले क्लास में मैं एक वीडियो लेकर देखता हूँ, कोशिश करूंगा वीडियो में आपको होते हुए दिखे, ऐसा मैं वीडियो लेकर आऊंगा अगले क्लास में, ठीक है, जब भी क्लास होगी। यह मान लो प्रोफेज हो गया, उसके बाद एक सेंट्रियोल यहां रहेगा, दूसरा सेंट्रियोल यहां आ जाएगा, और ये धीरे 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 ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो रहा है, यहाँ पर क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो रहा है, क्रोमोसोम बन गया, क्रोमेटिन फाइबर किस में कन्वर्ट हो गया, क्रोमोसोम में। और ये जो सेंट्रियोल है यहाँ से स्पिंडल फाइबर बनता है, ये जो ऐसे ऐसे निकल रहा है क्या है, स्पिंडल फाइबर है। क्या है, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर लिखा है। फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर अकर्स अप टू द बाउंड्री ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर पॉइंट ऑफ ईच क्रोमेटिड, ठीक है। स्पिंडल फाइबर जो होता है वह जो क्रोमेटिड होता है उसके काइनेटोकोर पॉइंट से जाकर अटैच हो जाता है। तो स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर बनता है, और जो क्रोमोसोम होता है उसके काइनेटोकोर से जाकर अटैच हो जाता है। जैसे यह है मान लो प्रोफेज और ये है क्रोमोसोम, तो यहां से जाकर स्पिंडल फाइबर इस तरह का, यहां से जाकर स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाता है। ये देखो, ये स्पिंडल फाइबर जाकर सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर पॉइंट जो भी बताया था, प्रोटीन का छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, वहां जाकर अटैच हो जाता है, अटैच हो जाता है। तो ये रहा प्रोफेज बच्चों, सबसे ज़्यादा इवेंट इसी में होता है, प्रोफेज में। तो अभी हम लोगों के पास समय है 10 मिनट और मेरे पास समय है आपको पढ़ाने के लिए, लेकिन मेटाफेज भी बता देता हूं, इसमें भी बहुत कुछ नहीं है। जब प्रोफेज खत्म होता है बच्चों, तब प्रोफेज जब खत्म होता है जब प्रोफेज खत्म होता है तो मेटाफेज स्टार्ट होता है। कहते हैं मेटाफेज में कहते हैं कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम, जो मतलब जितना क्रोमोसोम क्रोमेटिन फाइबर में कंडेंसेशन हुआ रहता है ना, उससे ज्यादा कंडेंसेशन हो जाता है। और जब कंडेंसेशन क्रोमोसोम में हो जाता है और क्रोमोसोम अरेंज ऑन इक्वेटोरियल प्लेट, कहते हैं यह देखो ना, यहां पर देखिए, यह क्रोमेटिन फाइबर, यह स्पिंडल फाइबर है, यह क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में अटैच हो जाता है। और जो क्रोमोसोम से अटैच होता है, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ये मेटाफेज है। यहां पर देखिए ये क्रोमोसोम है, सपोज करो 4 क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, ये क्रोमोसोम है और यहां से स्पिंडल फाइबर अटैच हो रहा है। ये देखो स्पिंडल फाइबर अटैच है, ये देखो स्पिंडल फाइबर अटैच है। उसके बाद इसमें टेंशन डेवलप होता है। जब इसमें टेंशन डेवलप होता है तो सभी क्रोमोसोम जो होते हैं वह सेंटर में आकर लग जाते हैं। ये बड़ा समय बना रहा हूं, ये देखो क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम यहाँ, एक क्रोमोसोम यहाँ, एक क्रोमोसोम यहाँ, एक क्रोमोसोम यहाँ, ये सभी क्रोमोसोम अरेंज ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। और जब सभी क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं बच्चों, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, कांग्रेशन। कांग्रेशन। तो कहते हैं मेटाफेज में बहुत छोटा स्टेज होता है। मेटाफेज में कहते हैं मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर अटैच विथ काइनेटोकोर पॉइंट ऑफ क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम होता है उसके काइनेटोकोर पॉइंट से स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाता है। स्पिंडल फाइबर में टेंशन डेवलप होता है। जब स्पिंडल फाइबर में टेंशन डेवलप होता है, देखो इसमें यहाँ पर क्रोमोसोम इधर उधर है, स्पिंडल फाइबर में टेंशन डेवलप होता है तो एकदम बीचों बीच इक्वेटोरियल प्लेट पर एक लाइन पर आकर अरेंज हो जाते हैं। जब इक्वेटोरियल प्लेट पर आकर अरेंज हो जाता है तो इसी फिनोमिना को कांग्रेशन बोलते हैं। तो कांग्रेशन की स्पेलिंग है क्या, कि अलाइनमेंट ऑफ, लिखो ना सभी लोग, अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम। अभी बताता हूं राजेंद्र मोरे, घबराइए मत, जो पढ़ा रहा हूं उसको सुनिए। अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम ऑन इक्वेटोरियल प्लेट, अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम, अलाइनमेंट ALLIGNMENT, अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम ऑन इक्वेटोरियल प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट, अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम ऑन इक्वेटोरियल प्लेट इज नोन एज कांग्रेशन। इक्वेटोरियल प्लेट पर सभी क्रोमोसोम के आ जाने की प्रक्रिया को कांग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांग्रेशन। अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम ऑन इक्वेटोरियल प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट पर सभी क्रोमोसोम के आ जाने को क्या नाम देते हैं, कांग्रेशन।
Alignment of chromosome on equatorial plate is known as congregation. तो ये देखो ये दोनों लाइन से बीच में, हाँ क्योंकि ये सब एक लाइन से आ जाते हैं, एक लाइन से खड़े हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं क्रोमोसोम के मार्फोलॉजी की स्टडी सबसे बढ़िया किसमें कर सकते हैं, मेटाफेज स्टेज में। क्वेश्चन आता है कि बेस्ट स्टडी ऑफ मार्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम अकर इन विच स्टेज, तो सबसे बढ़िया मार्फोलॉजी स्टडी हम किस स्टेज में कर सकते हैं, मेटाफेज स्टेज में। लिखा है लास्ट लाइन में, बेस्ट स्टडी ऑफ मार्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम अकर्स इन मेटाफेज स्टेज। मेटाफेज स्टेज में सबसे बढ़िया स्टडी इसकी की जा सकती है। चलो, तो मेटाफेज, कांग्रेशन, अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम अरेंज ऑन इक्वेटोरियल प्लेट इज नोन, ये आता है कांग्रेशन किस में होता है, तो उसका आंसर है मेटाफेज स्टेज में होता है। तो बच्चों अब टाइम हम लोगों का हो गया है। आज हम लोग मेटाफेज स्टेज तक, सेल डिवीजन में मेटाफेज तक आज हम पढ़े। अगले क्लास में एनाफेज और टीलोफेज पढ़ाएंगे, फिर साइटोकाइनेसिस आएगा, उसके बाद मियोसिस पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी लेकिन क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी तो क्लास शुरू हुई है। क्विज अब करेंगे हम लोग, जो हम लोग पढ़े हैं उसी पे कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं ना। अभिलषपा प्रदर्शनी बोल रही है सर आपके क्लास में बहुत जल्दी बीत जाता है। नहीं, बहुत जल्दी चलता है टाइम, अच्छा समय पता नहीं चलता बहुत जल्दी। नहीं, आप कंसंट्रेट रहते हो ना तो समय नहीं पता चलता, 1-2 घंटे ऐसे बीत जाता है। क्विज टाइम, चलो क्वेश्चन नंबर 1 कल तो हालांकि किए थे, 5 तक किए थे आपने, 6 बताओ। क्वेश्चन नंबर 6, बेटा किताब की बात जहां तक है, बुक की बात, बुक आप एनसीईआरटी आप रखो, बाकी जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका नोट्स बनाओ, जो मैं बताता हूं वीडियो बाद में वीडियो को रिवाइंड करके देखते रहो, नोट्स बनाओ। ऑब्जेक्टिव किताब कोई भी मैं बता दूंगा, 1-2 दिन अभी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, 2-4 दिन रुको, मैं 1 हफ्ते में खुद ही बताऊंगा आपको किताब कौन सा बुक लेना है आपको, अभी जरूरत नहीं है। तो ए सेल साइकिल इंक्लूड इंटरफेज एंड एम फेज, डिवीजन फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, G1 S एंड G2 फेज, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, कौन सा होगा? ए आंसर होगा, करेक्ट, 6 का ए। अगला क्वेश्चन नंबर 7, विच आर द फॉलोइंग फेज ऑफ सेल साइकिल इज नॉट पार्ट ऑफ इंटरफेज। इंटरफेज का कौन सा भाग नहीं है? जल्दी से फटाक से आंसर देना है, इसी में तो पता चलता है ना आप कितना सीख पाए अभी तक। ट्रूमेन्स बायोलॉजी अच्छी बुक है लेकिन भी जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा है ना, उतना ज्यादा की जरूरत नहीं है वो। G0 फेज, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, नॉन डिवाइडिंग सेल्स लाइक हार्ट सेल एंड नर्व सेल्स आर। क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर आपको लिखना है, ऑप्शन बोलना है, ऑप्शन भी लिखना है, तो मैं समझ जाऊंगा किस क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं। G0 स्टेज, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 9, द सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिस्ट G1 फेज एंड इंटर को जहां इंटर करता है उसको क्या बोलते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन, इस दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन नंबर 10, सेंट्रियोल अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड एंड बिगिन द मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ सेल ड्यूरिंग थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। क्वेश्चन नंबर 10 को बताइए, देखते हैं कितने लोग कर पाते हो। क्या एक्सप्लेन करना है अंसारी गुलफाम जी? गुलाम, सेंट्रियोल कर रहा है, सेंट्रियोल कर रहा है अंडरगो डुप्लीकेशन फर्स्ट, किसमें डुप्लीकेशन होता है? एंड ऑफ सेकेंड, मतलब किसका वो पार्ट है? तो यस फेज में होता है, वो किसका पार्ट है? इंटरफेज का है। एंड बिगिन टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, अपोजिट पोल की तरफ किसमें मूव करता है? प्रोफेज में, अभी पढ़े हो। और किसका पार्ट है? माइटोसिस का। तो हुआ यस फेज में वो डुप्लीकेशन होता है, इंटरफेज का पार्ट होता है, प्रोफेज में अपोजिट पोल पर जाता है, और ये माइटोसिस में होता है। ए आंसर होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में डिस्कस क्या करना है यार? कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ सेल साइकिल नॉट पार्ट ऑफ इंटरफेज। तो इंटरफेज में G1 फेज, यस फेज और G2 फेज होता है ना। G1 फेज, यस फेज, G2 फेज होता है ना। G नॉट फेज और यम फेज होता है, यही ना है सेल साइकिल के इंटरफेज में कौन सा फेज नहीं होता? G नॉट फेज नहीं होता ना। वही रिपीट कर रहा हूं यार, G नॉट फेज नहीं होता ना। G नॉट फेज तो सेल साइकिल के बाहर होता है, बाकी सेल साइकिल में होता है। G नॉट फेज सेल साइकिल के बाहर होता है। अंकित कुमार कर रहे हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या दिक्कत है भैया आपको? यह ए फेज है, बी फेज क्या हुआ? सी फेज, डी फेज। सही है, आप ध्यान से देखो ना। अगर चीजें क्वेश्चन ना आए ना तो एक बार जरूर किताब वगैरह खोला करो, उसी के बहाने कोई और फेज दे और कुछ देख लोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। यम फेज तो सेल साइकिल का पार्ट है ही ना बेटा, तो इसलिए यम फेज को हम कंसीडर करेंगे सेल साइकिल में। G नॉट फेज बिल्कुल अलग है, इसलिए G नॉट फेज आंसर होगा वहां। इसका बताओ, मैच कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गोड गिवन बिलो। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डीएनए रेप्लिकेशन, कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कहां होता है? कैरियोकाइनेसिस में। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म किसमें होता है? साइटोकाइनेसिस में। डीएनए रेप्लिकेशन किसमें होता है? इंटरफेज में होता है। और जब साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस दोनों एक साथ होता है तो क्या बोलते? तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ए हो जाएगा, ए का 4। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म बी का सेकेंड, ए का 4 बी का सेकेंड। डीएनए रेप्लिकेशन सी का 1, बी आंसर होगा, ये वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 12 बताओ, हालांकि ये नहीं बता पाओगे। ये बताओ, विच टिपिकल स्टेज इज नोन फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। कौन सा स्टेज डीएनए रेप्लिकेशन के लिए होता है? बताओ। क्वेश्चन नंबर 13, 12 नहीं बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 कल पढ़ा, मतलब अगले क्लास में पढ़ाएंगे तो आ जाएगा। डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होता है? यस फेज में। ये लास्ट क्वेश्चन है, सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन अकर्स इन।
जी अंकिता, यम फेज इज नॉट इंटरफेज बट दैट इज ए पार्ट ऑफ सेल साइकिल ना। यम फेज इंटरफेज का पार्ट नहीं है भाई, हम कहां कह रहे हैं, लेकिन वो सेल साइकिल का तो पार्ट है ना। सेल साइकिल में यम फेज होता है ना, लेकिन जी नॉट फेज ना सेल साइकिल का पार्ट है ना इंटरफेज का पार्ट है। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का बी बिल्कुल सही है। तो बच्चों आज बी का सही है, इंटरफेज। यस फेज में होता है हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को, पहले ये बताइए। आज हम लोग यहीं पर रहेंगे, यहीं तक खत्म होगा आज की क्लास, यहीं पर ओवर करनी होगी हमें। चलो अगले क्लास में बाकी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप कमेंट जरूर करें, और जो ये वीडियो है आप अपने दोस्त को, अपने यार को, अपने क्लासमेट को, अपने बैचमेट को, अपने बाकी फ्रेंड को, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर सकते हैं। उनका भी भला होगा, सीखेंगे, और मैक्सिमम लोग बच्चे को शायद मेरा जो प्रयास है, मेरी जो कोशिश है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट के थ्रू, और कमेंट में आप क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें भी मैं आंसर बताऊंगा। और थैंक यू, बेस्ट टीचर, अमेजिंग, मज़ेदार, ज़बरदस्त, थैंक यू थैंक यू। चलो देखता हूँ। थैंक यू बच्चों। तो अपना ख्याल रखो आप सभी लोग, अपना घर में बाकी लोगों का भी ख्याल रखो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो। और इसी के साथ इस क्लास को हम लोग विराम देते हैं। आपका कमेंट का मैं वेट करूंगा। थैंक यू, गुड नाइट।